स्टार की फोकसिंग करी और उसके बाद उस स्टार की रीडिंग लेनी शुरू कर दी। तो क्या होगा, वो जो स्टार आपका स्टार जो शाइन कर रहा होगा, उसके बैकग्राउंड में कई सारे स्टार होंगे। मान लीजिए आपने एक रीडिंग जनवरी में ली और आप दूसरी रीडिंग जो है जुलाई में ले रहे हैं, तो क्या होगा, सेम चीज की, जैसे मान लीजिए आप इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपकी सेम इंटेंसिटी की ही रीडिंग जून में डिफरेंट, जनवरी में डिफरेंट आएगी और आपकी जुलाई में डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो इस टाइप की जो एरर होती है उसको कहते हैं स्टेलर पैरेलैक्स। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि जब जैसे जैसे टाइम वेरी करता है, वैसे वैसे क्या होता है, जो स्टार की पोजीशन होती है वो अपने बैकग्राउंड स्टार के करस्पॉन्डिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों के जो एस्ट्रोफिजिक्स में या स्पेस में जो भी हम लोग डाटा लेते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, बहुत माइन्यूट चेंजेस आते हैं, बहुत फास्ट लेवल पे चेंजेस नहीं आते, बट हम लोगों को इस टाइप की रीडिंग्स बहुत ज्यादा लेनी पड़ती है, जिससे हम लोग उसका फिर मीन निकाल कर फिर एक फाइनल वैल्यूज भी निकाल पाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेलर पैरेलैक्स मैग्नीट्यूड्स। अब ये मैग्नीट्यूड्स दो टाइप के होते हैं, एक एपरेंट मैग्नीट्यूड होता है और एक एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड होता है। जो एपरेंट मैग्नीट्यूड होता है वो होता है कि आपने एक रैंडम कोई आपने एपरेंट मोशन किसी भी स्टार का आपने चूज कर लिया और उसके रिस्पेक्ट में जो बैकग्राउंड में स्टार है उसके रिस्पेक्ट में आपने उस मोशन का ऑब्जर्वेशन ले लिया। ठीक है, तो उससे जो भी मैग्नीट्यूड निकल के आता है, जो भी आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू निकल के आती है या जो भी ब्राइटनेस की वैल्यू निकल के आती है, उसको हम लोग कहते हैं एपरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसको बोलते हैं एपरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, some stars can be observed with the naked eye. The brightness of the star thus appears to us is called the apparent magnitude of star या apparent brightness of star। apparent brightness का मतलब क्या हो गया, आप किसी भी स्टार को रैंडम नेकेड आई से देख रहे हैं और स्टार की ब्राइटनेस को जो है आप रैंडमली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे apparent brightness of the star। ठीक है, the magnitude based on the apparent brightness of the star is called as apparent magnitude and usually denoted by small m। हम लोग इसको small m से डिनोट करते हैं और apparent magnitude होता है ये। ठीक है, apparent magnitude नेगेटिव वैल्यू में आता है। अगर मान लीजिए सीरियस का मैग्नीट्यूड -1.4 है, ठीक है, और अगर मान लीजिए वीनस का -4.4, तो वीनस विल बी मोर ब्राइटर देन दी सीरियस, यानी नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा आती जाएगी उतनी ही ब्राइटनेस उसकी बढ़ती जाएगी। यानी एपरेंट मैग्नीट्यूड सन का देखिए, आप देख रहे हैं -26.8 है, यानी मोस्ट ब्राइट ये है, इससे भी ब्राइट स्टार्स है हमारे पास, बट सन का -26.8, यानी जितनी निगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही आप कहेंगे ब्राइट स्टार है। Apparent brightness are distance dependent, so it is quite possible that an intrinsically bright star would appear dimmer than an immensely faint star because the bright star was much fainter from earth। यानी जो apparent brightness जो होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जो और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपने कोई ब्राइट स्टार लिया, उसका ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं, तो वो आपको डिम दिखे। क्यों? क्योंकि उसकी एपरेंट ब्राइटनेस, एपरेंट मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम मिल रही है आपको, और और कोई फेंट स्टार होगा उसकी ब्राइटनेस कम होगी बट उसकी वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी क्योंकि वो आपके पास है। अगर आपको अगर कोई स्टार बहुत दूर है तो हो सकता है उसका एपरेंट मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको कम मिले। तो इसका मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी फेंट स्टार आपको ज्यादा ब्राइट दिख सकता है और कोई भी ब्राइट स्टार ज्यादा फेंट दिख सकता है, नेकेड आई से अगर हम बात करें एपरेंट मैग्नीट्यूड की। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अगर आप मान लीजिए आप नेकेड आई से देख रहे हैं, टेलीस्कोप से भी कभी कभी हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो ये एरर ज्यादातर हो जाती है कि कोई अगर आपको मान लीजिए बहुत ही लेस ब्राइट स्टार है वो आपको मोस्ट ब्राइट दिख रहा है, या आपको मोस्ट ब्राइट स्टार है वो लेस ब्राइट दिख रहा है, जस्ट बिकॉज डिस्टेंस वेरिएशन, आपके डिस्टेंस वेरी कर रही है इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यानी हम लोगों को रैंडम कोई भी ऑब्जर्वेशन लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक वैल्यू निकाली 10 पार्सेक की। यानी जो भी आपको ब्राइटनेस की वैल्यू लेनी है वो आपका स्टार आपकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से 10 पार्सेक की डिस्टेंस पर होना चाहिए। जो भी 10 पार्सेक की डिस्टेंस पर स्टार ब्राइटनेस देता है वो उसकी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड कहलाती है। यानी एपरेंट मैग्नीट्यूड की वो वैल्यू जो 10 पार्सेक की डिस्टेंस में मिलेगी वो होगा एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड।
ठीक है। तो ये जो हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ये आई एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड के इंट्रोडक्शन से। एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड को इंट्रोड्यूस कराने पर अब हम लोग रैंडम स्टार की वैल्यूज नहीं लेते हैं, रैंडम स्टार का डाटा कलेक्ट करने में एरर है, तो हम लोग 10 पार्सेक की डिस्टेंस सेट करके और उन वैल्यूज को लेते हैं, तो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड हमें मिल जाता है। तो यानी किसी भी स्टार की ब्राइटनेस जो 10 पार्सेक की डिस्टेंस पे हमको मिलेगी, उसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। ठीक है। पार्सेक क्या होता है, ये देखिए हम लोग की मान लीजिए 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट एंड सेकंड वन, एक बार स्टार यहाँ पर है, फिर स्टार यहाँ पर है, ड्यू टू अर्थ मोशन। ठीक है, सॉरी, स्टार यहाँ पे है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका यहाँ पे, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका कुछ दिनों बाद ड्यू टू अर्थ मोशन आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है, दिस इज द एंगल, ये पार्सेक आर्क सेकंड में बनता है। ठीक है, और जो डी होता है 1/p। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है ये पार्सेक में आती है। ठीक है, तो पार्सेक क्या होता है, पार्सेक इज अ स्मॉल स्मॉलेस्ट आई थिंक होती है, 1 आर्क सेकंड हैज अ डिस्टेंस ऑफ 1 पार्सेक। ओके, 1 आर्क सेकंड का जो भी एंगल आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे फॉर्म होगा सेंटर से, उसको हम लोग पार्सेक कहते हैं। ये होता है, और d इज इक्वल टू 1/p। ये जो डिस्टेंस आती है ये मैग्नीट्यूड हमें बताती है, g इज इक्वल टू 1/p। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है 1/p का। ठीक है, ठीक है, तो ये होते हैं स्टेलर मैग्नीट्यूड्स, एपरेंट मैग्नीट्यूड्स एंड एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड्स। ओके, नाउ अब ये जो है 1850 में पोवेसन ने ये एक फॉर्मूला, एक ऑब्जर्वेशन, कई ऑब्जर्वेशंस किए। और पहले तो मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है ना? यस मैम। बहुत जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं हम? समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? बोलो बच्चों। हाँ, यस मैम, यस मैम। समझ में आ रहा है ना? बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं? नो मैम। थोड़ा तेज है मैम, थोड़ा थोड़ा स्पीड। स्पीड कम कर दीजिए। ओके, सो 1850 में साइंटिस्ट थे पोवेसन, उन्होंने कई सारे स्टार्स का ऑब्जर्वेशन लिया, बहुत सारे, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स का उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया अलग अलग टाइम पर, अलग अलग पॉइंट से। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर हम सेट ऑफ 5 स्टार्स लेते हैं, 6 स्टार्स ग्रुप लेते हैं, तो उसमें पहले स्टार की फिफ्थ स्टार की ब्राइटनेस का जो रेशियो आता है वो 100 के अप्रोक्सीमेट आता है। यानी अगर 2 स्टार है B1 और B6, उन दोनों का रेशियो आएगा तो वो अप्रोक्सीमेट 100 के आते हैं। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो और B1/B2, B2/B3, B3/B4, B4/B5, B5/B6, ये इन सबकी वैल्यू ब्राइटनेस में सेम आएगी। ठीक है, यानी ये जो मैग्नीट्यूड्स हैं ब्राइटनेस के, पहले का दूसरे से रेशियो, दूसरे का तीसरे से रेशियो, तीसरे का चौथे से रेशियो, चौथे का पांचवे से, पांचवे का छठे से, ये जितने भी रेशियो आएंगे वो हमेशा बराबर होंगे। सो B1/B6, ऑब्वियसली अगर 5 के ग्रुप का स्टार का ग्रुप अगर हम ले रहे हैं तो B1/B6, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? एक मिनट, आ रही है मैम, आ रही। अब आ रही है? आ रही है मैम। ओके, मैम ये 5 स्टार एक ही सिस्टम के लेने होंगे? हाँ, एक ही सिस्टम में, एक ही किसी पर्टिकुलर सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी जो हम लोग 5 स्टार के ग्रुप लेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो उसमें जो 5 के ग्रुप का ऑब्जर्वेशन आएगा वो अप्रोक्सीमेटली सेम ब्राइटनेस का मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल लिए। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल रिजल्ट है आपका। सो B1 और B2 का जो रेशियो होगा, B2 B3 का होगा, B3 B4 का होगा, B4 B5 का होगा, B5 B5 एंड B6 का होगा। ये सारे रेशियो
मैग्नीट्यूड्स के टर्म में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली। मैम सडनली आपकी ठीक आवाज़ है। बहुत धीमे हो गई है। अब ठीक है। हाँ Okay, so b1 upon b6 will equals Yes, to ma'am. x Yes, की ma'am. पावर 5 equals to 100। ठीक है, तो यहाँ से कांस्टेंट निकल के आता है जिसकी वैल्यू आती है फिफ्थ रूट ऑफ 100 यानी 2.5 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, therefore the brightness of two stars whose apparent magnitude differ by unity will differ by the factor of 2.512। यानी जो दो स्टार्स के मैग्नीट्यूड यूनिटी से डिफरेंट कर रहे हैं उनका उनके जो है जो फैक्टर होगा ब्राइटनेस का वो 2.5 से डिफर करेगा अप्रोक्सीमेटली। सो अगर कोई mth स्टार है कोई nth स्टार है किसी सिस्टम में, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2.5 to the power n minus m। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, bm अपॉन बी, क्योंकि यहाँ b1 अपॉन b6 है तो x की पावर क्या है 5 है और x की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो गई 2.5 और 5 कहाँ से आएगा 6 माइनस 1 करने पर। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ऑब्वियसली n माइनस m करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 2.5 की पावर n माइनस m इससे निकाला इन्होंने। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉगरिथमिक ले लिया तो bm अपॉन bn इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.4 इनटू n माइनस m। ठीक है, अब देखिए फॉर टू स्टार्स लेट m बी द एपरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हम दो स्टार की बात कर रहे हैं क्योंकि हमको एपरेंट और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड में रिलेशन निकालना है, तो अगर हमने एक स्टार कंसीडर किया m जिसका स्मॉल m एपरेंट मैग्नीट्यूड है और उसकी ब्राइटनेस b स्मॉल m है और डिस्टेंस किस डिस्टेंस पे होगा स्मॉल d पर। फॉर द सेकंड स्टार जिसका एपरेंट मैग्नीट्यूड क्या है कैपिटल m और वो ब्राइटनेस क्या है b कैपिटल m एंड डिस्टेंस विल बी कैपिटल d। ठीक है, तो इस रिलेशन को bm अपॉन bm के टर्म में इसको लिख दिया गया है और कुछ नहीं किया, n की जगह कैपिटल m आ गया है। बट द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हमने पहले ही बताया था कि जो ब्राइटनेस ऑफ द स्टार होगी, जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। तो bm अपॉन b कैपिटल M इक्वल्स टू d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 0.4 m माइनस m। अब लॉग ले लीजिए इन दोनों में, लास्ट के दोनों टर्म में, तो m माइनस m इक्वल्स टू फिफ्थ ऑफ 5 इंटू लॉग ऑफ d माइनस लॉग ऑफ कैपिटल D। ठीक है, और सारी डिस्टेंसेस पार्सेक में है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल आपको लॉग लिया है। ठीक है, अगर हम d इज इक्वल टू 10 पे लेते हैं, ये जो हमारा रिलेशन आ गया ये देखिए m माइनस m 5 लॉग स्मॉल d माइनस लॉग कैपिटल D। ठीक है, ये हमारा एपरेंट मैग्नीट्यूड, दो डिफरेंट स्टार्स के एपरेंट मैग्नीट्यूड का रिलेशन है, एक में जिसमें ब्राइटनेस मैग्नीट्यूड स्मॉल m है और एक का कैपिटल M है, एक की डिस्टेंस d है, एक की जो है कैपिटल D है। इसका ये एक सिंपल रिलेशनशिप आया जिसमें दोनों ही m और m एपरेंट मैग्नीट्यूड है। बट अगर आपको यही इक्वेशन एपरेंट और एब्सोल्यूट के लिए सॉल्व करनी होती तो कैपिटल D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, जो आपका एक डिस्टेंस होगी वो आप ले लेंगे 10 पार्सेक, 10 पार्सेक पे ले लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड होगा वो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा m माइनस m 5 लॉग d माइनस 5, क्योंकि d इक्वल्स टू अगर आप 10 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा 5 लॉग d माइनस 5। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो आपका रिलेशन आता है ये अब ये रिलेशन हो गया फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन द एपरेंट एंड एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, क्योंकि एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड के लिए आपने कैपिटल D की वैल्यू क्या ले ली 10, तो m माइनस m इज इक्वल टू 5 लॉग d माइनस 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिस इज द फंडामेंटल रिलेशन। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को, बताइए, इसमें कुछ पूछना है? क्लियर है ये? इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिंपल मैथ्स है बस, छोटी हल्की फुल्की है ना। इसमें कुछ पूछ, आगे बढ़े? मैम जो आपने हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलो।
बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलिए। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ बेटा बोलो, क्या यस पूछना है? मैम। हम्म, मैम जो जो मैम आपने B1/B6 इक्वल टू 100 ये कैसे हो गया? ये बेटा वो जो है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। उन्होंने एक सिस्टम के जब 5-5 ग्रुप के स्टार्स की रेशियो लिया तो वो ये 100 के इक्वल लिया है कि नहीं। पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे, जो कंटिन्यूअस लेते गए तो उसका अब ब्राइटनेस का रेशियो इक्वल आया। बट जब उन्होंने फर्स्ट को 6 से डिवाइड करके देखा ब्राइटनेस को, तब उनका अप्रोक्सीमेट 100 के में आया। और ये हर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम की आप ग्रुपिंग करके अगर 6 के स्टार का ग्रुप लेकर के करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 100 के अराउंड ही आपकी वैल्यू आती है ब्राइटनेस की। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जिसको डायरेक्ट उन्होंने पुट किया और उसके बाद रिलेशन निकाला एपरेंट और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड के बीच में। ठीक है, बहुत सारे स्टार्स का उन्होंने लिया ओके। और उसके बाद ये कंक्लूजन निकाला। तो ये इसको डायरेक्ट रखना है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, B1/B6 इक्वल्स टू 100 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब हम। सो ये ओके। फंडामेंटल रिलेशन हो गया। इसके बाद आता है आपका क्या पढ़ाना है, कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स क्या होता है? क्या होता है? कलर जो जो भी स्टार होता है, हर स्टार अलग टाइप की का स्पेक्ट्रा शो करता है। ठीक है, कोई स्टार होता है वो उसमें ब्लू लाइंस ज्यादा मिलेंगी, कोई स्टार होता है आपको इसमें रेड लाइंस ज्यादा मिलती हैं, कोई स्टार होगा आपको येलो येलो ओरिएंटेड होगा। यानी हर स्टार की अपनी एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा होता है और पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ वो एमिट करता है लाइट के थ्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके हर स्टार का एक अपना पर्टिकुलर सरफेस टेम्परेचर होता है। तो जिसका जैसा सरफेस टेम्परेचर होगा उसका वैसा ही केमिकल कंपोजिशन होगा, और जिसका जैसा केमिकल कंपोजिशन होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उसी टाइप का वो स्पेक्ट्रा रिलीज करेगा। ठीक है, तो जो कलर इंडेक्स होता है ये बेसिकली हम लोगों को ये बताता है कि आपका जो स्टार है वो किस टाइप की लाइट को एमिट करेगा, या कितना वो फोटोग्राफी प्लेट पे सेंसिटिव है, या आप उसका डाटा इंटरप्रिटेशन कितना सेंसिटिवली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि सिंस द कलर ऑफ लाइट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स वेवलेंथ, स्टार्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर विल अपीयर टू बी डिफरेंट कलर्स। ठीक है, जो फोटोग्राफिक और फोटो विजुअल, दो टाइप के मैग्नीट्यूड हम लोग कलर इंडेक्स में कंसीडर करते हैं, फोटोग्राफिक और फोटो विजुअल। फोटोग्राफिक क्या होता है? देखिए, इस 1850 में डब्ल्यू.सी. बॉन्ड ने पहला एस्ट्रोनॉमिकल फोटोग्राफ रिलीज किया था। ठीक है, उन्होंने स्टार का पहला डिस्क टाइप फोटो लिया था। उन्होंने क्या करते क्या है कि जो भी आपका टेलीस्कोप होता है उसका जो डिटेक्टर लगा होता है उसके पहले हम लोग प्लेट लगा देते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं। तो जो भी स्टार की इमेज आती है, यानी जो भी स्टार से लाइट आती है, वो गैदर होकर के उस पे जाके फॉल होती है। फॉल होने के बाद वो लाइट सेंसिटिव होती है हमारी प्लेट। तो जिस भी टाइप का आपका स्टार है, जो भी वो वेवलेंथ एमिट कर रहा है, जितना वो सेंसिटिव है, उस टाइप का वो एक स्पेक्ट्रा उस पे या सर्कुलर डिस्क टाइप का उस पर फॉर्म कर देता है। तो हम लोग फिर उस डिस्क को निकाल लेते हैं और उस डिस्क का इंटरप्रिटेशन करते हैं कि उस डिस्क पे हमें कैसा स्पेक्ट्रा मिला कंप्यूटर के थ्रू, और कैसा उस स्टार की क्या big enough that a telescope can image डिस्क के फॉर्म में हमें इमेज। आवाज कट रही है। Most are so far away that appear as a point or no diameter। बहुत मोस्टली जो स्टार होते हैं वो एक पॉइंट फॉर्मेशन करते हैं, और पॉइंट फॉर्मेशन से हम लोग कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी स्टार का इंटरप्रिटेशन ले पाते हैं वो उन्हीं स्टार्स का ले पाते हैं जो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे एक ऐसी इमेज फॉर्म करके दी जिसे एटलीस्ट हम लोग कंप्यूटर के थ्रू एनालाइज कर पाए। अगर पॉइंट इमेज आ रही है तो हम उसे एनालाइज नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, बट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट द ब्राइटर द स्टार द बिगर द इमेज।
ठीक है, तो हम लोग ब्राइटर स्टार्स को लेते हैं। जो ब्राइटर स्टार होगा उतनी ही बड़ी उसका डायमीटर होगा, उतना ही बड़ा उसका इमेज होगा, और जितना बड़ा उसका इमेज होगा उतना ही इजी होगा हम लोगों को उसे इंटरप्रेट करना। तो डब्ल्यू.सी. बॉन्ड ने ये एक रिलेशन दिया था कि जो स्टार की इमेज होगी, यानी डायमीटर ऑफ द स्टार इमेज, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर ब्राइटनेस। यानी जितना बड़ा डायमीटर स्टार का बन रहा है, समझ लीजिए कि वो जो है उसकी ब्राइटनेस भी उतनी ही ज्यादा है। तो log d प्लस ए इज इक्वल टू ई log b प्लस के log e, ये उन्होंने एक रिलेशन दिया था। इज जस्ट अ रिलेशन, ठीक है। तो d डायमीटर है, a e b के सब कांस्टेंट है, और e एक्सपोजर ऑफ प्लेट, यानी आपकी प्लेट का कौन सा जो भी पार्ट आपका लाइट के लिए एक्सपोज्ड है, ठीक है। सारा पार्ट नहीं होता है, ज्यादातर सेंटर का ही पार्ट होता है। So the magnitude can be determined by the measuring of the diameter of the star images on the photographic plate. यानी जो भी आपको स्टार का मैग्नीट्यूड या ब्राइटनेस आपको डिटरमाइन करनी है, वो आपके स्टार के डायमीटर के थ्रू आप पता लगा सकते हैं इस रिलेशन से, ठीक है। आपको जितना बड़ा आपका डायमीटर फॉर्म हो रहा है, आप उतना आप बता सकते हैं कि उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी। ई की वैल्यू आप, डी अगर आपको पता है तो आप ई की वैल्यू आप इसको बता सकते हैं। सो इस तरीके से जो भी मैग्नीट्यूड या ब्राइटनेस आप डिटरमाइन करेंगे उनको बोलते हैं फोटोग्राफिक मैग्नीट्यूड। यानी आप जो भी डिस्क शेप आपको मिलेगा अपने टेलीस्कोप में, ठीक है, उसके डायमीटर को मेजर करके आप बताएंगे कि उसका मैग्नीट्यूड या उसकी ब्राइटनेस कितनी है, और उस ब्राइटनेस या मैग्नीट्यूड को हम लोग बोलेंगे फोटोग्राफिक मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो डायरेक्टली हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट एस्ट्रोनॉमिकल फोटोग्राफ्स आर टेकन ऑन टाइप्स ऑफ फिल्म्स दैट आर नॉट इक्वली सेंसिटिव टू लाइट ऑफ ऑल कलर्स, ठीक है। ज्यादातर जो भी फोटोग्राफ्स होते हैं वो फिल्म से, जो भी हम लोग फिल्म या डिस्क पर लेते हैं, वो सारी कलर्स के लिए, सारी लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर लाइट के लिए, मैक्सिमम ब्लू के लिए होते हैं, ब्लू और ग्रीन के लिए होते हैं, येलो के लिए होते हैं, जो मेन कलर्स होते हैं उनके लिए ज्यादातर सेंसिटिव होते हैं। जो मिक्सिंग कलर जैसे इंडिगो हो गया, आपका वॉयलेट हो गया, इन सब के लिए नहीं होता है ज्यादा, ठीक है। फिर देखिए, ब्लू मैग्नीट्यूड और फोटो विजुअल मैग्नीट्यूड refers to a photographic magnitude that has been measured using photographic plates whose sensitivity to various colors is similar to that of the human eye. अब फोटो विजुअल मैग्नीट्यूड क्या होता है? फोटो विजुअल मैग्नीट्यूड वो फोटोग्राफिक मैग्नीट्यूड हुआ जो हम लोग मेजर करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट यूज करके, जिनकी सेंसिटिविटी ह्यूमन आई के बराबर होती है। यानी very very sensitive photographic magnitude will called as photovisual magnitude। अगर आपने फोटोग्राफिक मैग्नीट्यूड ऑब्जर्व किया है, ठीक है, जिस भी प्लेट पे, वो प्लेट जरूरी नहीं सारे कलर्स के लिए बहुत सेंसिटिव हो, बट जब आप फोटो विजुअल मैग्नीट्यूड के लिए प्लेट लगाएंगे तो दैट प्लेट मस्ट बी very very sensitive as our eyes। हमारी आईज हर स्मॉल कलर चेंजेस को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। तो ऐसी फोटोग्राफिक प्लेट का यूज करना जो बहुत ही सेंसिटिव हो टू द ह्यूमन आई, सिमिलर टू द ह्यूमन आई, ठीक है, उससे करस्पॉन्डिंग जो हम लोगों को मैग्नीट्यूड मिलेगा, दैट विल कॉल फोटो विजुअल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो फोटोग्राफिक मैग्नीट्यूड एंड फोटो विजुअल मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर स्टार के लिए कभी भी सेम नहीं होते हैं, हमेशा अलग होते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो फोटोग्राफिक मैग्नीट्यूड एंड फोटो विजुअल मैग्नीट्यूड मस्ट बी डिफरेंट फॉर अ सिंगल स्टार, सेम स्टार, ठीक है। क्योंकि आप प्लेट्स का चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डायमीटर में चेंज आएगा, देन ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड्स में चेंज आएगा, क्योंकि diameter is directly proportional to their magnitude, ठीक है। Okay, so now the photographic and photovisual magnitude of the same star are not the same। हमने जैसे आपको बता ही दिया। अब क्योंकि ये सेम नहीं है, देन ऑब्वियसली इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा। तो जो इनका डिफरेंस होता है वो हमको देता है कलर इंडेक्स, यानी वो स्टार, जिस स्टार का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं आप, वो पर्टिकुलर किस कलर के करस्पॉन्डिंग मोस्ट सेंसिटिव है।
ठीक है, since the light of all wavelengths or color vary inversely as the square of the distances from sources. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले डेरिवेशन में भी किया था। CI of a star does not vary if the distance of the star varies. कलर इंडेक्स वेरी नहीं करेगा क्योंकि आपने एक यहाँ मैग्नीट्यूड लिया, एक यहाँ मैग्नीट्यूड लिया, दोनों वैल्यूज हैं, दोनों को आपने माइनस कर दिया, तब आपको कलर इंडेक्स मिल गया। कलर इंडेक्स से कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल गई स्टार के लिए, जो ये बताएगी कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ये स्टार सेंसिटिव है, जो भी ब्राइटनेस की वैल्यू आएगी। ठीक है, और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड हो चाहे अपरेंट मैग्नीट्यूड हो, कलर इंडेक्स विल बी सेम बिकॉज इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझ में आया कुछ कलर इंडेक्स? बताइए। हाँ, कुछ समझ में आया? बोला करो तुम लोग भाई थोड़ा बहुत। बहुत धीमी सी आवाज आ रही है। और कौन? समझ में आया मैम, समझ में आया। हाँ, बोलते रहा करो, नहीं तो लगता है हम दीवालों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कलर इंडेक्स। नेक्स्ट है आपका स्टार। ओके, देखिए कोई भी स्टार होगा, जब से उसका फॉर्मेशन होता है और जब वो एंड होता है, उसमें कई सारे केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं, वो केमिकली बहुत चेंज होता है। ठीक है, अब किसी भी स्टार की अगर आपको प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है तो आप क्या स्टडी करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज? ड्यू टू इट्स स्पेक्ट्रा। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रल एनालिसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल होता है एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी में 99% चीजें आप स्पेक्ट्रा से डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप वहां जाकर के कोई ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप वहां पे जाकर के कोई ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, वहां के जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं टेलीस्कोप के थ्रू उनका क्या करेंगे, स्पेक्ट्रल एनालिसिस करेंगे। और स्पेक्ट्रल एनालिसिस से ही आप उसके बारे में सारी कहानी बता सकते हैं कि आपके कैसे लाइंस आ रही हैं, आप कैसे कलर, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन वो दे रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसको उस स्टार के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। कहने का मतलब, जो भी स्टेलर स्पेक्ट्रल स्टडीज एक्चुअली बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ द मेनी डार्क एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सन। ठीक है, जब सन का स्पेक्ट्रा देखा गया तो बहुत सारी एब्जॉर्प्शन लाइंस मिली थी। एब्जॉर्प्शन लाइन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो उसमें जो ब्लैक लाइंस आती हैं बीच बीच में, वो होती हैं एब्जॉर्प्शन लाइन। और वो एब्जॉर्प्शन लाइन क्या बताती हैं कि जो भी उसका पर्टिकुलर स्टार का केमिकल कॉम्पोजिशन है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, जहां पर वो मेटल आपके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। The light of the star can be dispersed into the spectrum by means of the prism or diffraction grating. ठीक है, the spectra of the star consist of a continuous spectrum. ये जो स्पेक्ट्रा होता है वो continuous स्पेक्ट्रा होता है। ठीक, और जो एब्जॉर्प्शन लाइन होती है वो फॉर्नहोफर लाइंस होती हैं। इसमें आप फॉर्नहोफर बामर लाइंस पढ़ लीजिएगा जरा। ठीक है, फॉर्नहोफर बामर प्रिफोन बैक, ये सारी जो आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ा था तब पढ़ा होगा इंटर में, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। यार हमने तो केमिस्ट्री थर्ड ईयर में पढ़ा। ठीक है, तो कोई भी स्टार होता है तो उसकी स्पेक्ट्रल एनालिसिस करके हम लोग उसके क्लासिफिकेशंस करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। जो भी स्टार होता है उसका सरफेस टेम्परेचर अलग, हर स्टार का सरफेस टेम्परेचर अलग अलग होगा, इसलिए उसका स्पेक्ट्रल जो भी उसका स्पेक्ट्रा आएगा वो भी डिफरेंट होगा। तो उसकी स्पेक्ट्रल एनालिसिस से आप सब कुछ पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को मेनली जो इसमें पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं, हार्वर्ड और यक्स स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन। हार्वर्ड ने सरफेस टेम्परेचर के बेसिस पर एक सीरीज निकाली टाइप्स ऑफ स्टार की। उन्होंने कुछ क्लास बना दिए और उनमें कई सारे स्टार्स लाई करते थे। एक क्लास में बहुत सारे स्टार लाई करते थे। उन स्टार्स का सरफेस टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता था। ठीक है, तो उन्होंने एक सीरीज निकाली और बोला
कि टेम्परेचर के बेसिस पे ये सीरीज दी इन्होंने, OBA FGKM, ये है पेरेंट सीरीज। ठीक है, ये पेरेंट सीरीज उन्होंने निकाली। O टाइप स्टार, B टाइप स्टार, AFGKM टाइप स्टार। ठीक है, इस टाइप के सारे स्टार्स उन्होंने एक सीरीज में रखे। ये जो सीरीज है ये O से लेके M तक टेम्परेचर इसमें डिक्रीज करता है, यानी O टाइप स्टार हॉटेस्ट स्टार है और M स्टार जो क्या है वो कूलर स्टार हैं, ठंडे स्टार्स हैं, उनका टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम जब स्पेक्ट्रल एनालिसिस स्टार्ट हुई तब देखा गया कि कई और क्लासेस के स्टार्स हैं जिनका टेम्परेचर रेंज किसी और क्लास में लाई कर रहा है बट केमिकल प्रॉपर्टीज किसी और क्लास में लाई कर रही हैं। जैसे ये देखिए GRN, R से लेकर R और N टाइप के जो स्टार है उनका टेम्परेचर रेंज KM के बराबर है, K से लेके M, K क्लास और M क्लास के बराबर है, और S का भी। ठीक है, इन तीनों का टेम्परेचर रेंज एफिनिटीज सेम है, बट जो RN टाइप स्टार हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज G से मिलती जुलती हैं, और जो KM टाइप स्टार हैं उनकी केमिकल जो S टाइप स्टार हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज K से मिलती जुलती हैं। ठीक है, तब इन्होंने इस सीरीज को, पेरेंट सीरीज को और एक्सटेंड किया और एक्सटेंडेड फॉर्म में ये बन के आया, OBA FGKM RN और S। RN जो होते हैं वो मेनली कार्बन की वजह से होते हैं, G में भी कार्बन होता है। K और M में ऑक्सीजन डोमिनेटिंग होते हैं, इसमें जिरकोनियम ऑक्साइड कॉमन। कहने का मतलब ये है K और M में ऑक्सीजन होगा और S में जिरकोनियम ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सारे मिल रहे हैं, तो यानी ऑक्सीजन इसमें भी रिच है, तभी तो ऑक्साइड्स बन रहे हैं मेटल के। ठीक है, तो K से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें मिली S में। फिर आफ्टर सम टाइम इन्होंने इसको लेफ्ट हैंड भी एक्सटेंड किया, W टाइप स्टार। W टाइप स्टार इज वॉल्फ-रेड स्टार्स। वॉल्फ-रेड स्टार्स में यानी O से भी ज्यादा उनका टेम्परेचर मिला, और एनालिसिस करने के बाद O के से भी ज्यादा टेम्परेचर इनका मिला, और इसकी दो सब ब्रांचेस उन्होंने बताई, WC और WN, यानी W टाइप स्टार रिच इन कार्बन एंड रिच इन नाइट्रोजन। ठीक है, so the few star from the branches sequence Rn parallel to Km and S has same affinities with class M। ठीक है, तो इनकी जो है एफिनिटीज का मतलब है इनका जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो इसी रेंज में लाई करता है, M और K के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, बट केमिकली Rn will belongs to G and S belongs to K। The side branches Rn and S represent rare stars whose temperature are similar to those of G to M। ठीक है, their spectra contain some prominent bands due to molecules which are not found in the spectra to G to M। ठीक है, their spectra contain some prominent bands का मतलब क्या हुआ, इनमें कुछ ऐसे बैंड्स मिलते हैं, यानी Rn और S में जो रेयर स्टार हैं, तो इनमें कुछ रेयर बैंड्स मिलते हैं जो जनरली G से M में नहीं मिल पाते हैं, बट फिर भी ये काफी हद तक केमिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर ये है वुल्फ-रेड स्टार, ये ब्राइट लाइन शो करते हैं, और इनमें दो सब क्लास हैं, WC और WN। ठीक है, इसमें देखिए मैंने ये भी लिखा है, कहाँ गया, द डिफरेंस बिटवीन M और RN स्टार्स। M ये और RN स्टार्स, ठीक है, ये जो भी हैं ये प्रोबेबली आर द कंपोजिशन। ठीक है, ये कंपोजिशन की वजह से S stars are like to M stars except that they are show prominent bands of zirconium। इनमें जिरकोनियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड भी मिल जाता है। ठीक है, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपकी पेरेंट सीरीज है, ये टेम्परेचर है जो इस रेंज में लाई कर रहे हैं, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज G Rn की G से सिमिलर है और S की K के सिमिलर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हार्वर्ड क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने टेम्परेचर के बेसिस पे दिया, इन्होंने ब्राइटनेस पे, ग्रेविटी पे कोई फोकस नहीं किया, इन्होंने टेम्परेचर के बेसिस पर एक क्लास बना दिया और ऐसे बता दिया। फिर प्रॉब्लम ये आई कि अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो ल्यूमिनोसिटी भी वेरी करनी चाहिए, तो ल्यूमिनोसिटी पे तो कोई बात ही नहीं हुई। तब उसको मॉडिफाई करते हुए आ गया यक्स स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेम्परेचर, हार्वर्ड ने सिर्फ टेम्परेचर लिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो स्पेक्ट्रल लाइन की विड्थ है वो वेरी कर रही है, सेम स्पेक्ट्रल, जैसे
ओ क्लास का ही अगर आप स्पेक्ट्रा लेंगे तो उसमें ओ में जैसे कई सारे स्टार्स हैं, तो उन्हीं स्टार में लाई तो वो सेम क्लास में कर रहे हैं, बट स्पेक्ट्रल लाइंस अलग अलग आ रही हैं। तो कुछ तो रीजन होगा कि इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस अलग अलग आ रही हैं। अगर सेम क्लास के हैं तो उनकी स्पेक्ट्रल लाइन, उनकी विद और उनकी हाइट सेम आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं था। जो ओ क्लास के थे उनकी तब भी विद अलग अलग आ रही थी। तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम इसमें ल्यूमिनोसिटी का इफेक्ट और ऐड कर लेते हैं तब हम इसको जस्टिफाई कर लेंगे कि टेम्परेचर के साथ साथ ल्यूमिनोसिटी भी बहुत वेरी करती है। और उन्होंने ये जो है 5 क्लास दिए, 1 2 3 4 5 6 क्लास दिए थे। मोस्ट ए बी, सेकेंड फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट ए मोस्ट ल्यूमिनस के लिए, फर्स्ट बी लेस ल्यूमिनस के लिए, सेकेंड ल्यूमिनस जायंट्स के लिए, थर्ड नॉर्मल जायंट्स के लिए, फोर्थ सब जायंट्स के लिए, फिफ्थ ड्वार्फ के लिए। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने कहा कि अब इसको भी आप उससे मिला लीजिए। ठीक है, तभी जो हम लोगों का सन है उसको हम लोग, देखिए सन को हम लोग G2V स्टार कहते हैं। और देखिए जो अब हम लोग नया इस समय क्लासिफिकेशन के कोड्स यूज कर रहे हैं वो इस टाइप से उसको लें, B5V। ठीक है, B5 आपका हार्वर्ड का हो गया टेम्परेचर के बेस पे, और फिफ्थ हो गया आपका यक्स के हिसाब से। तो B5V के मतलब बी क्लास का ड्वार्फ प्लेनेट है ये, फिफ्थ रीजन का। तो इस टाइप से दोनों क्लासिक, अभी आप इसको एक बार अपने आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना हो गया आपको। और कुछ पूछना है इसमें जल्दी बताइए, 1 मिनट भी नहीं बचा है। इसको हम नोट्स देंगे तो आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा, आपके समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो अजीब लग रहा होगा। ठीक है, फिर बंद करें क्लास, हो गई? मैम नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स के लिए ग्रुप में मत लिखिएगा। नोट्स अभी हम मैम से आज कहेंगे मैम की मैम कुछ दे दीजिए बच्चों को, हमने तो भेज दिए हैं, अपलोड करने के लिए बोलते हैं।